हेलो बच्चों, केमिस्ट्री की रिवीजन सीरीज में आप सबका बहुत 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 स्वागत है। देखो, हमने जीओसी का रिवीजन कर लिया है। अब हम अटैक करने वाले हैं हाइड्रोकार्बन्स पे और आज हम देखेंगे एल्केन का रिवीजन। ठीक है, एक शॉट में पूरी एल्केन रिवाइज हो जाएगी। क्या क्या रिएक्शंस हम पढ़ेंगे उसकी लिस्ट जस्ट मैं आपको अभी बताने वाला हूं। ठीक है, तो आज हम क्या करने वाले हैं भाई, एल्केन का रिवीजन करने वाले हैं। देखो, धीरे धीरे करके पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिवीजन चैनल पर आने वाला है, तो अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो बहुत बड़ी चीज मिस कर रहे हो। तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ ताकि सही समय पर आपके पास रिवीजन वीडियोस पहुंच जाए। तो अगर हम आज के रिवीजन लेक्चर की बात करें तो हम पढ़ेंगे इसमें कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, डीकार्बोक्सिलेशन, कोल बेस प्रोसेस और फिजिकल प्रॉपर्टीज, वुड्स रिएक्शन। ठीक है, इसके अलावा कैटालिटिक ऑक्सीडेशन हम पढ़ने वाले हैं, हेलोजनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन हम पढ़ने वाले हैं और आइसोमराइजेशन, एरोमेटाइजेशन पढ़ने वाले हैं। तो 8 बहुत जरूरी चीजें आज आपकी क्लियर हो जाएंगी। जस्ट एक बार सोच के देखो, इन 8 में से कोई ना कोई एक आने की प्रोबेबिलिटी तो बहुत ज्यादा है, मतलब 4 नंबर बढ़ने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, या हो सकता है कि बोर्ड्स में एकदम स्टेप बाय स्टेप करके कुछ इसी में से निकल के आ जाए। तो 3, 4, 5 नंबर की उम्मीद बहुत ज्यादा है। तो ध्यान से इसको देखना, पूरे मन से, तल्लीनता से। जहां जहां पे मैकेनिज्म की जरूरत होगी वो हम लोग देखेंगे, जहां पे याद करने की जरूरत होगी वो मैं आपको बता दूंगा, क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। पूरा एकदम डिटेल में होने वाला है, कुछ चीज हाइड्रोकार्बन एल्केन का मिस नहीं होगा। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप एल्केन को समझो। एल्केन क्या होता है, सारे सिग्मा बॉन्ड होते हैं, जैसे कि आप यहां पे देख रहे हैं, ऑल आर सिग्मा बॉन्डेड। और सिग्मा बॉन्ड की खास बात यह होती है कि यार ये कम रिएक्टिव होते हैं। सिंगल बॉन्ड है तो रिएक्टिविटी कम होती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक जगह पर ज्यादा नहीं है। तो दीज आर लेस रिएक्टिव। ये अपने दिमाग में बात बिठा लो कि एल्केन्स आर लेस रिएक्टिव। और आपको एक बात और पता होगी कि एल्केन्स को हम पैराफीन्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्केन्स को पैराफीन बोलते हैं। अब दिमाग में आना चाहिए कि भैया पैराफीन क्यों बोलते हो, क्या होता है पैराफीन। देखो, एल्केन जो है भारी भारी जो एकदम खतरनाक तरीके से अटैक करके रिएक्ट करने वाले रिएजेंट हैं, जैसे डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, कास्टिक सोडा मतलब NaOH वगैरह, ये सारे जो है एसिडिक बेसिक, K2Cr2O7, KMnO4, ये ऐसे रिएजेंट्स हैं जो यार किसी के साथ भी जाके रिएक्ट कर लेते हैं। पर एल्केन्स मना कर देता है कि भैया मैं कार्बन और हाइड्रोजन का एकदम बढ़िया शानदार तरीके से सिग्मा बॉन्डेड कंपाउंड हूं, CnH2n+2 जनरल फॉर्मूला के साथ। कोई हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक जगह पे नहीं है कि चार्ज को डिस्पर्स करना पड़े। मेरे को रिएक्ट करने का बिल्कुल मन नहीं है, जबरदस्ती करवाना पड़ता है। अभी जब हम केमिकल रिएक्शंस देखेंगे ना एल्केन के, तो वहां पे आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो पैराफीन्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि पैरम मतलब लिटिल और अफीन्स मतलब रिएक्टिविटी। ठीक है, ये तो आपको पता ही यार, अफिनिटी कहां से वर्ड आया है। ठीक है, तो इसको रिएक्शन करने से कोई प्रेम मोहब्बत नहीं है, रिएक्शन करने से दूर रहता है। हम शुरू करेंगे भाई पूरा ये जो अपना हाइड्रोकार्बन एल्केन का रिवीजन है, इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन से। पहले प्रिपेयर तो कर लें। ठीक है, सो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, किस तरीके से एल्केन को प्रिपेयर किया जाता है। देखो, अब एल्केन को प्रिपेयर करने के लिए आपको कुछ ना कुछ दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स चाहिए, जैसे एल्कीन, एल्काइन, एल्काइल हैलाइड्स हो गए, कार्बोक्सिलिक एसिड्स हो गए। उन सब में से आप कुछ कुछ चीजों को हटाओगे, जैसे डबल बॉन्ड में से पाई बॉन्ड हटाओगे, ट्रिपल बॉन्ड में से 2 पाई बॉन्ड हटाओगे, और आप फिर क्या बना लोगे, उससे एल्केन बना लोगे। हमको बेसिकली टोटली सिग्मा बॉन्डेड कंपाउंड पे पहुंचना है। तो फ्रॉम एल्कीन्स एंड एल्काइंस कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, ये आपको हर जगह मिल जाएगा। वो जो होते हैं ना एक स्टेप बाय स्टेप। अच्छा, ये जो कन्वर्जन होते हैं ना, इंटर कन्वर्जन, इसके भी वीडियो ई सरल के यूट्यूब चैनल पर आएंगे। फिर से बोल रहा हूं, सब्सक्राइब कर लो, बहुत काम आने वाला है, बहुत लोगों को फायदा हो रहा है। ठीक है, इंटर कन्वर्जन होता है ना, ए बन रहा है, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई, आपसे कहीं से भी कुछ भी उठा के पूछ लेते हैं। वो चीज भी हम धीरे धीरे चैनल पर लाना शुरू करेंगे। ठीक है, आज के लिए तो हम यही पढ़ने वाले हैं। तो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन आपको पता है, अगर मैं एल्कीन पे H2 का रिएक्शन करवाऊंगा कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, यहां पे कैटलिस्ट होना बहुत जरूरी होता है। क्या रोल है कैटलिस्ट का वो भी देखेंगे। तो आपका बन जाएगा एक एल्केन। तो यहां पे पाई बॉन्ड है, यहां पे पाई बॉन्ड नहीं है, तो आपने पाई बॉन्ड को तोड़ के क्या किया, 2 हाइड्रोजन लगा दिए, 2 सिग्मा बॉन्ड बना दिए। ठीक है,
थोड़ी सी फील इसकी अगर हम लें एनिमेशन के थ्रू, ई-सरल के ऐप पर हम मोस्टली चीजें ऐसे ही एनिमेशन के थ्रू पढ़ाते हैं। ये H2 गया, इसका जो बॉन्ड है, इन दोनों हाइड्रोजन को देख के कार्बन को बहुत तगड़ा लालच आएगा, वो अपना बाई बॉन्ड तोड़ के हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड की एनर्जी पाई बॉन्ड से, मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा होती है सिग्मा बॉन्ड की पाई बॉन्ड के कंपैरिजन में। तो क्या होगा इससे? तो इससे यही हुआ कि स्टेबिलिटी ओवरऑल बढ़ गई। तो ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन अपना होगा। ठीक है, अगला सवाल ये उठता है कि कैटलिस्ट का क्या रोल है। पहले तो हम यहां पे लिख लेते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, पाई बॉन्ड से आप सिग्मा बॉन्ड की तरफ गए हो, ज्यादा स्टेबल होता है कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड से कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, कैटलिस्ट का क्या रोल है और कैटलिस्ट क्या होता है आपको पता ही है यार, एक बार फिर से बता देता हूं। कैटलिस्ट वो सब्सटेंस है जो रिएक्शन की रेट या तो बढ़ा देगा या कम कर देगा। ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसमें कैटलिस्ट का रोल नहीं होता है। कैटलिस्ट का काम होता है रेट को तेज करना या कम करना। ठीक है यार, हमारे इंडिया में पता है आपको, बहुत सारे वो लोग होते हैं ना शादी करवाते हैं, वो कैटलिस्ट होते हैं। बुआ जी, चाची जी, मामी जी, ये सब कैटलिस्ट का रोल करते हैं। ये लड़की ये वाली देख लो, ये लो ये लो, ये लड़का देख लो, अभी तो शादी नहीं हुई क्या तेरी, अरे करना। तो वो लोग कौन सा काम करते हैं, आपकी शादी जल्दी करवाने का काम करते हैं, कैटलिस्ट का काम करते हैं। ऐसे ही एक रिएक्शन में जो कैटलिस्ट है वो रेट बढ़ाने का काम करता है। आपको क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स आता है थोड़ा बहुत, आई एम अज्यूमिंग, और नहीं भी आता है तो बाद में पढ़ लोगे, तो क्या होता है कि हमारा कुछ रिएक्शन इस तरीके से दिखता है। ठीक है, अगर मैं एनर्जी वर्सेस जो है इधर से रिएक्टेंट प्रोडक्ट की बात करूं, तो कैटलिस्ट क्या करता है कि ये जो इतना बड़ा एनर्जी का पीक है ना, इसको कम कर देता है। कम कैसे करता है, वो कुछ इस तरीके से रिएक्शन को करवा देगा। ये प्रोडक्ट की एनर्जी सेम है, रिएक्टेंट की एनर्जी सेम है, पर एक्टिवेशन एनर्जी कम हो चुकी है। यहां पे नहीं आएगा, ये नीचे आएगा। थोड़ा सा इसको आपको फिजिकल केमिस्ट्री के सेंस में समझा रहा हूं। इसने एक्टिवेशन एनर्जी कम कर दी, तो जो पहले एक्टिवेशन एनर्जी इतनी थी, अब वो इसके बाद इतनी हो गई है। ठीक है, तो एक्टिवेशन एनर्जी कम होने के कारण रेट बढ़ जाती है। तो कैटलिस्ट का काम क्या है, रेट बढ़ाना। और कुछ कुछ पॉइजन कैटलिस्ट भी होते हैं जो रेट को कम कर देते हैं। रेट को कम कैसे करते हैं, वो एक्टिवेशन एनर्जी की मात्रा को और बढ़ा देते हैं। तो जैसे रेट बढ़ाने का काम होता है, वैसे ही रेट कम करने का काम होता है। जैसे हमारे दोस्त जो है ना, जिनको खुद को शादी नहीं करनी होती और उनको ऐसा लगता है कि यार ये कर लेगा तो मेरे मम्मी पापा भी बोलेंगे, तो वो पॉइजन कैटलिस्ट होते हैं कि भाई तू मत कर यार, अभी तो इतना सही है, अभी करके क्या करेगा शादी, ये हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, ऐसा वैसा। तो वो कौन होते हैं, वो वाले कैटलिस्ट होते हैं जो रेट कम करते हैं। चाची जी, मामी जी, मौसी जी कैसे कैटलिस्ट होते हैं, बुआ जी जो रेट बढ़ाते हैं। इससे याद रहेगा, कभी नहीं भूलोगे। चलो भाई, बहुत बढ़िया। तो इस रिएक्शन में, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में, कैटलिस्ट क्या काम करता है। पहले तो ये बात आती है कि कैटलिस्ट होते कौन कौन से। अगर आप पैलेडियम और प्लैटिनम लेते हो, बेसिकली आपको इस रिएक्शन में सरफेस चाहिए होता है रिएक्शन करवाने के लिए। और वो सरफेस कौन प्रोवाइड करता है, जनरली मेटल्स वो वाला सरफेस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, पैलेडियम प्लैटिनम आप लेते हो। निकल अगर आप लोगे तो 200-300 डिग्री सेल्सियस के आपको टेम्परेचर चाहिए। और जब हम एज अ निकल को कैटलिस्ट लेते हैं तो इस रिएक्शन का नाम हो जाता है सेबेटियर एंड सैंड्रेंस रिएक्शन। जब हम निकल को एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं तो नाम क्या हो जाता है, सेबेटियर सैंड्रेंस रिएक्शन। या फिर एक और होता है राने निकल रूम टेम्परेचर पे। इसको हम डिटेल में, मतलब राने निकल क्या है, इसको डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो आप ऐप डाउनलोड कर लो, लेक्चर्स देख लो, वहां पे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, राने निकल यूज कर लो, निकल यूज कर लो, या पैलेडियम प्लैटिनम यूज कर लो। ठीक है, अब देखो ये अपना मेटल कैटलिस्ट है, इसका रोल क्या होता है हम वो देखने वाले हैं। इसको हम माइक्रोस्कोप से जूम इन करेंगे तो इसका सरफेस कुछ ऐसा दिखता है। ये क्या करता है कि जब इसके पास हाइड्रोजन आते हैं, ये अपना हाइड्रोजन है और ये अपना क्या है, एल्कीन है, तो ये बॉन्ड तोड़ के उसको एड्सॉर्ब कर लेता है अपने सरफेस पे। और फिर क्या होता है, एक हाइड्रोजन फ्री हो जाता है, वो जाके अटैक करता है और ये वाला बॉन्ड तोड़ के खुद बॉन्ड बना लेता है। ये वाला भी हाइड्रोजन जाएगा, देखो उड़ते उड़ते जा रहा है जा रहा है जा रहा है, ये गया और इसने बॉन्ड तोड़ा जो मेटल और कार्बन के बीच में था और खुद वहां पे जाके जुड़ गया। अब मेटल और कार्बन के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है और ये गैस है, तो ये रिएक्शन से बाहर चली जाती है ये वाली गैस। तो अगर हम पूरे स्टेप को देखें तो कैटलिस्ट को हम एक तो पाउडर्ड फॉर्म में रहते हैं, तो पूरे अगर हम स्टेप को देखें तो ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होता है। अगर ये मेटल मेरा सरफेस है तो ये यहां पे बॉन्ड बना लेता है, यहां पे पाई बॉन्ड ब्रेक होता है और कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बन जाता है। यह हाइड्रोजन इधर अटैच हो जाता है, यह हाइड्रोजन इधर अटैच हो जाता है, तो पाई बॉन्ड टूट के क्या बन गया, सिग्मा बॉन्ड बन गया।
और यहां पे जो लिखा है कि हम कैटलिस्ट को पाउडर्ड फॉर्म में लेते हैं, ये क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकता है कि कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में कैटलिस्ट किस फॉर्म में लिया जाता है, सॉलिड फॉर्म की पाउडर्ड फॉर्म। आप आंसर दोगे पाउडर्ड फॉर्म। पाउडर्ड फॉर्म में लेने से यह खास बात होती है कि नंबर ऑफ साइट्स जहां पे एड्सॉर्प्शन हो सकता है वो साइट्स बढ़ जाती हैं, क्योंकि इसको करने से सरफेस एरिया बढ़ जाता है, सरफेस एरिया इंक्रीजेज। आपको तो पता है यार, जितना ज्यादा छोटे 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 पीसेस में बांट दूंगा मेरे कैटलिस्ट को, उतना ही ज्यादा सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। उसका हम विजुअलाइजेशन कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। मैंने पाउडर्ड फॉर्म में किया तो सरफेस एरिया बढ़ गया, तो देखो इतने सारे लोगों के साथ रिएक्शन यहां पे हो रहा है, इतनी सारी साइट्स हो गई जहां पे ये रिएक्शन हो जाएगा। अगर हम एक पूरा बड़ा मेटल का पीस लेंगे तो नंबर ऑफ साइट्स कम हो जाएंगी। ठीक है, इस मेथड से मीथेन प्रिपेयर नहीं हो सकता। अब आप पूछोगे कि सर मीथेन प्रिपेयर क्यों नहीं हो सकता? मीथेन भैया इसलिए प्रिपेयर नहीं हो सकता क्योंकि डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए 2 कार्बन मिनिमम रिक्वायर्ड है, और मीथेन क्या होता है CH4, जिसमें एक ही कार्बन है। तो आप कैसे करोगे रिएक्शन को, जरा मेरे को बताना। हाउ विल यू गोना डू द रिएक्शन? नहीं कर सकते ना आप, क्योंकि 2 तो मिनिमम कार्बन चाहिए, तो आप मीथेन को नहीं बना सकते। ठीक है, तो ये याद रखना, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में मीथेन नहीं बन सकती। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स यू कैन नॉट प्रिपेयर मीथेन? सबसे ऊपर चिल्ला के कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन आ जाएगा। न्यूमेरिकल टाइप भी बन सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स कैन नॉट गिव मीथेन। 10 रिएक्शन दे दिए, उसमें से 4 आंसर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है, अगला मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया एल्काइल हैलाइड से। ठीक है, इसमें हम क्या लेते हैं भाई, अभी बताते हैं इसमें क्या लेते हैं। जनरली पहले रिएक्शन क्या होता है, ये रिएक्शन ऐसा होता है कि जब हम एल्काइल हैलाइड पे H2 का रिएक्शन कराते हैं तो कार्बन हेलोजन बॉन्ड टूट जाता है। ठीक है, इसके ऊपर बिजली गिर जाती है, ये बॉन्ड टूट जाएगा और इसकी जगह कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है कार्बन हेलोजन बॉन्ड से, क्योंकि हाइड्रोजन जो है छोटी साइज का होता है, स्मॉल इन साइज, तो बॉन्ड लेंथ कम होती है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये फेवरेबल रिएक्शन है ना। अब अगला सवाल ये उठता है कि सर आप हाइड्रोजन कहां से लाए? तो हाइड्रोजन लाने के लिए हम 10वीं कक्षा की केमिस्ट्री को यूज करेंगे। हम मेटल और एसिड का रिएक्शन करा लेंगे। जब मैं Zn+HCl का रिएक्शन कराता हूं तो H2 गैस इवॉल्व होती है, इधर भी H2 गैस इवॉल्व होती है। तो मेरा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? दिस इज माई प्यारी सी एल्केन एंड दिस इज माई HX। ठीक है, तो भाई क्या हुआ, इसमें हमने मेटल प्लस एसिड लिया, उससे H2 गैस रिलीज हुई। वो H2 गैस जाएगी RH के साथ रिएक्ट करेगी, क्योंकि RH बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है, RH बॉन्ड से रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करेगा और हमारे पास एल्केन प्लस HX बन जाएगा। ये दूसरा तरीका हुआ। तीसरा तरीका जो होता है वो होता है वुड्स रिएक्शन। बहुत फेमस रिएक्शन है, इसकी आने की हाई प्रोबेबिलिटी है, अलग अलग जगह पर बार बार ये हमको दिख जाता है। वुड्स रिएक्शन में आप क्या करते हो, आप एक मेटल लेते हो और 2 एल्काइल हैलाइड लेते हो। मेटल का काम क्या है? अब देखो यहां पे आपको सारी पूरी अच्छे से गणित समझ में आ जाएगी। जब भी आपके सामने मेटल आए, मेटल का काम होता है भैया इलेक्ट्रॉन देना। क्या काम होता है मेटल का? अपने दिमाग में घुसा लो, इलेक्ट्रॉन देना। जैसे जनरली लोगों का काम होता है ज्ञान देना, मुफ्त का ज्ञान बांटते रहते हैं, वैसे मेटल का काम होता है इलेक्ट्रॉन देना। उसको अपॉर्चुनिटी मिली, इलेक्ट्रॉन दिया। जैसे अपने को अपॉर्चुनिटी मिलती है, एडवाइस दे देते हैं, वैसे ही मेटल को अपॉर्चुनिटी मिली, इलेक्ट्रॉन दिया दिया दिया। अब ये जैसे ही इलेक्ट्रॉन देगा तो होगा क्या कि ये वाला बॉन्ड टूटेगा, यहां पे फ्री रेडिकल बनेगा या नेगेटिव चार्ज बनेगा। दोनों मैकेनिज्म पॉसिबल है, यहां पे भी फ्री रेडिकल बनेगा या नेगेटिव चार्ज बनेगा, और R और R आपस में मिल जाएंगे, ज्वाइनिंग हो जाएगी, इनके बीच में प्यार मोहब्बत बढ़ जाएगी, तो प्रोडक्ट बन जाएगा। प्यार मोहब्बत बढ़ने के कारण क्या बन जाएगा? इससे बन जाएगा ये तो NaX बन के बाहर, जो डब्बे के अंदर है वो बाहर हो जाएगा और बना देगा RR+2NaX। क्या बना देगा? RR+2NaX। तो ये अपना सिंपल सा वुड्स रिएक्शन होता है। मेटल होता है, एल्काइल हैलाइड होता है, मेटल होता है, एल्काइल हैलाइड होता है, तो मेटल हैलाइड प्लस एल्केन बन जाएगा जो आपके सामने है। मैकेनिज्म यहां नहीं पढ़ेंगे डिटेल में, रिवीजन वीडियो है, पढ़ना है तो ऐप जाओ डाउनलोड करो, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म और
कार्बन आयन मैकेनिज्म, ये दोनों देता है। बहुत कंफ्यूजन है, अभी तक साइंस का 100% पक्का नहीं है कि किस तरीके से रिएक्शन आगे बढ़ती है, इसलिए हम हर पॉसिबल प्रोडक्ट बना लेते हैं जो फ्री रेडिकल और कार्बन आयन के द्वारा बन सकता है। थोड़े से इसके क्वेश्चन और करते हैं, थोड़ा बहुत और डिटेल में देखेंगे। अच्छा, इसको देख के आपको क्या लग रहा है, क्या इससे मीथेन प्रिपेयर हो सकता है? क्या नहीं हो सकता। दो चीजें आपस में जुड़ रही हैं तो दो कार्बन तो मिनिमम आएंगे ही सही, और अगर दो कार्बन आएंगे तो मीथेन नहीं बन सकता। तो वुड्स रिएक्शन से भी मीथेन नहीं बन सकता। जैसे कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन से मीथेन नहीं बनता, वैसे ही वुड्स रिएक्शन से भी मीथेन नहीं बनता। ठीक है, तो एल्केन प्रोड्यूस्ड जो होती है वो हायर और सिमेट्रिकल होती है, मतलब डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन द एल्काइल हैलाइड टेकन। मतलब अगर मैंने CH3X लिया तो मेरा इथेन बन जाएगा, अगर मैंने CH3CH2X लिया तो फिर मेरा ब्यूटेन बन जाएगा। डबल हो जाएगा ना, जस्ट R बन रहा है R से। ठीक है, और अगर मान लो मैं कुछ दो प्रोडक्ट एक साथ लेता हूं, मतलब मैं RX या R' ले लेता हूं, RX प्लस R' का रिएक्शन करवाता हूं, तो फिर देखते हैं कि क्या होता है। अगर मैं दो डिफरेंट एल्काइल हैलाइड्स लूंगा तो सारे पॉसिबल एल्केन्स बनेंगे। सर आपका क्या मतलब है सारे पॉसिबल एल्केन से? चलो वो देख लेते हैं। उसमें क्या है, जैसे मान लो मैंने CH3X और C2H5X लिया, ठीक है, सो दिस इज R, दिस इज R'। सारे पॉसिबल प्रोडक्ट्स का मतलब होता है RR, RR' और R', ये सारे बन सकते हैं। मतलब RR का मतलब हो गया CH3CH3, ये बन जाएगा। RR' का मतलब हो गया CH3CH2CH3, R' का मतलब हो गया मेरा CH3CH2CH2 और CH3। तो ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट्स कैन बी फॉर्म्ड जब मैं यहां पे एक Na भी लेना है, मेटल तो लेना ही है, ऑब्वियस सी बात है। तो CH3CH3 बन जाएगा, ये बन जाएगा और ये बन जाएगा, जैसा कि हमने ऊपर लिख रखा है। ठीक है, पर जब हम इस तरीके से वुड्स रिएक्शन करवाते हैं, देखो हम कोई भी रिएक्शन करवाते हैं तो वो प्रोडक्ट बनाने के लिए कराते हैं, ये तो आपको पता है ना, मजे मजे में नहीं कराते। हमेशा कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट आती है, या तो साइंटिफिक रिक्वायरमेंट होती है या इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट होती है, उसके हिसाब से करवाते हैं। ये हमारे क्या बन गए, ये होमोलोग्स बन गए। और आपको पता है कि जो होमोलोग्स होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है। अब मैं आपसे बोलूं कि मेरे को तो प्रोपेन बनानी है साहब, प्रोपेन बनाने के लिए मेरे को ये प्लस ये लेना ही पड़ेगा हमेशा। ठीक है, पर प्रोपेन के साथ दहेज में ब्यूटेन और इथेन भी बन रहा है, और मैं इन तीनों को आसानी से अलग अलग नहीं कर सकता, क्योंकि इनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो एक बहुत क्लोज में आता है। अलग करने के लिए मेरे को डिस्टिलेशन वगैरह ऐसा कुछ मेथड लगाना पड़ेगा, वो लगेगा नहीं क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट ही डिफरेंट नहीं है। तो अगर आपसे कोई बोले कि वुड्स रिएक्शन से प्योर प्रोपेन बना लो, या कोई भी एक अनसिमेट्रिकल ऑड नंबर वाला, अनसिमेट्रिकल तो नहीं, ऑड नंबर वाला एल्केन बना लो, तो प्योर वुड्स से नहीं बन सकता। वुड्स रिएक्शन इज नॉट सुटेबल फॉर मेकिंग एन ऑड नंबर्ड एल्केन। ऑड नंबर एल्केन बनाने के लिए वुड्स मेथड सूटेबल नहीं है, क्योंकि साथ में आपको कुछ एक इवन नंबर वाले एल्केन भी मिलेंगे जिनको आप अलग नहीं कर पाओगे, अलग नहीं कर पाओगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमको वुड्स में ध्यान रखना है। सेपरेशन ऑफ मिक्सचर नॉट इजी, क्योंकि इनके बॉइलिंग पॉइंट एक दूसरे के बहुत पास होते हैं। तो समराइज कर देते हैं, वुड्स रिएक्शन इज नॉट सुटेबल कंटेनिंग ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, बात समझ में आई? इसका चाहे तो आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको की पॉइंट की तरीके से याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अगर ये पूछ रहा है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड और इथाइल क्लोराइड दोनों को हम रिएक्ट करवाते हैं सोडियम मेटल के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, कौन कौन से एल्केन्स बनेंगे? सारा मिक्सचर पॉसिबल जो है वो बन जाएगा। तो मेरा आंसर हो जाएगा ये सब कुछ। तो एक बार आप कुछ नहीं करना, आप पॉज करना, सारी पॉसिबिलिटीज देखना कि हमको इन दोनों को रिएक्ट करवाना है, और ये चारों प्रोडक्ट बना के अपने हाथ से देख लेना, आपको एक बार फील आ जाएगी। ठीक है, यही चारों प्रोडक्ट बनेंगे, क्योंकि रिएक्शन क्या होएगा, एक प्रोडक्ट में बना देता हूं, यहां से Cl हटेगा, यहां से Cl हटेगा, ये इधर जुड़ जाएगा, सो CH2 CH3 ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ये क्या बन गया मेरा, अगर मैं इधर से गिनती करूंगा IUPAC, ठीक है, 1 2 3 4, सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट लोकेंट रूल से करना पड़ेगा, तो मेरा बन जाएगा 2 पे मिथाइल है, 2 मिथाइल ब्यूटेन। सिमिलरली दूसरे प्रोडक्ट्स भी बन जाएंगे, आप बना के देख लेना, इसमें कोई खास दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब एक सवाल कुछ बच्चों के मन में फूटा होगा, उनके मन में आया होगा कि सर ये आप बार बार ड्राई ईथर ड्राई ईथर ड्राई ईथर बोल रहे हो, अगर मैं वेट ईथर ले लूंगा तो क्या होगा?
कुछ नहीं होगा, प्रोडक्ट ही नहीं बनेगा और क्या होगा, इसलिए तो नहीं ले रहे। ड्राई ईथर लिया है मैंने, अगर मैं वेट ईथर ले लेता हूं तो ये जो सोडियम है ना ये हाईली रिएक्टिव होता है, बहुत ही गर्म आदमी होता है ये सोडियम। थोड़ा सा आपने इसको कराया अरे दे चेटा, थोड़ा सा किया अदे मुक्का, रुकता नहीं है ये। एकदम होता है ना एकदम भयंकर गुस्सेल आदमी होते हैं, उनसे तो कुछ बोलना ही बेकार है। ऐसे ही सोडियम को जैसे ही अगर मैंने पानी दिखा दिया तो वो सोडियम पानी से रिएक्ट करके NaOH बना देगा कुछ इस तरीके से, और फिर ये NaOH RX के साथ रिएक्ट करके अपना एल्कोहल बना देगा। तो बनाने गए थे एल्केन, बन गया एल्कोहल। ज्यादा खुश नहीं होना है एल्कोहल बनने से, ठीक है। बनाने गए थे एल्केन, बन गया एल्कोहल, इसलिए क्या लेंगे, ड्राई ईथर लेंगे। पानी को इस रिएक्शन से दूर रखेंगे, दूर रहो, यहां मत आओ, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। फ्रैंकलिन रिएजेंट, अगर आप सोडियम की जगह जिंक ले लेते हो तो रिएक्शन कहलाता है फ्रैंकलिन रिएक्शन। आज तक ये रिएक्शन कभी नहीं आया है, मैंने तो नहीं देखा है, बहुत ही ऐसे अनयूज्ड टाइप का ये है, ठीक है। पर कोर्स में है तो इसलिए बता रहा हूं कि अगर हम सोडियम की जगह जिंक भी ले लेंगे, इसका काम क्या है, इलेक्ट्रॉन देना। इलेक्ट्रॉन का काम क्या है, फ्री रेडिकल या कार्बन आयन बनाना। और एक बार ये बन गया तो ये और ये आपस में भाईचारे से मिल जाएंगे, प्रोडक्ट बन जाएगा। इसकी फील डेवलप आपको अभी तक हो जानी चाहिए थी, एंड आई नो कि हो गई होगी। मेटल का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन देना, ठीक है। मेटल का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन देना। इलेक्ट्रॉन आते ही ये बॉन्ड में कुछ कुछ होता है जिसके कारण बॉन्ड टूटता है, किसी और के साथ बॉन्ड बनता है, घर वाली बाहर वाली हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये फ्रैंकलिन रिएजेंट हो गया, फ्रैंकलिन रिएक्शन हो गया बेसिकली है, ठीक है। R2Zn प्लस RX को अगर मैं करूंगा, इस तरीके से रिएक्शन होता है कि जब मैं जिंक लेता हूं तो ये R2Zn बना लेता है और ZnX2 बना लेता है। फिर ये R2Zn जो है यहाँ पे क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो ये जाके इधर रिएक्ट कर लेगा, इधर जाके रिएक्ट करेगा तो ये X को बाहर निकाल दिया जाएगा। क्यों, क्योंकि आपके पास दो ऑप्शन है, या तो मैं R पे नेगेटिव चार्ज रख लूं या मैं X पे नेगेटिव चार्ज रख लूं। आप लोगों ने क्योंकि GOC का रिविजन कर लिया है, अगर नहीं किया हो ना तो पहले वो पढ़ के आना, तो आपको पता होगा कि कार्बन और हेलोजन में से अगर कभी मौका लगता है कि नेगेटिव चार्ज कौन रखेगा, तो हेलोजन रखेगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगर सोडियम की जगह जिंक यूज करूंगा तो क्या हो जाएगा, फ्रैंकलिन रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड से डीकार्बोक्सिलेशन कराते हुए आप एल्केन बना सकते हो। रिएक्शन के नाम में ही सब कुछ छुपा है। डीकार्बोक्सिलेशन मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड को हटाना, डीकार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलेशन मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड को हटाना, दफा करना, डी फॉर दफा, याद रखोगे, डी फॉर दफा, दफा कर देना, किसको, कार्बोक्सिलिक एसिड को। तो जैसे आप इसको देखोगे तो आपको यह पता चल जाएगा कि यहां पे तो वो दफा होने वाला है, कौन, कार्बोक्सिलिक एसिड दफा होने वाला है। अब आप बोलोगे सर, मैं बोलूंगा क्या, आप बोलोगे सर, मैं बोलूंगा क्या, आपने तो कार्बोक्सिलिक एसिड बोला था, यहां पे तो कार्बोक्सिलिक एसिड है ही नहीं। तो मैं बोलूंगा अरे पगले, मेरे पास ये है और मैंने साथ में NaOH ले रखा है। ये NaOH कौन है, पागल गाय, वो वाली गाय नहीं, लड़का वाला गाय, पागल गाय। ये क्या करेगा, जाएगा और ये लेके आ जाएगा कि निकलो यहां से, मेरे रहते हुए H+ तुम्हारे साथ कैसे मैं लेके आऊंगा, क्योंकि बेस हूं। तो क्या दिखेगा मेरे को, RCOO Na दिखेगा, इसलिए RCOH नहीं लिखा है। रिएजेंट क्या है, इसको हम बोलते हैं सबस्ट्रेट। अगर अभी तक भी कोई इतना भी नहीं पता तो ये जान दो, और इसको बोलते हैं रिएजेंट। जिस पे अटैक हो रहा है वो सबस्ट्रेट और जो अटैक कर रहा है वो होता है रिएजेंट, ठीक है। तो NaOH के साथ CaO की प्रेजेंस में हीट करते हुए जब हम ये रिएक्शन करवाते हैं तो यहां बन जाता है RH प्लस Na2CO3, क्या बन जाता है, RH बन जाएगा और Na2CO3 बन जाएगा। क्लियर हुआ, स्प्राइट थोड़ी ना है ये, पर फिर भी क्लियर तो हो ही सकता है, ठीक है। आगे बढ़े, जब भी मैं कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ सोडा लाइम लूंगा, मतलब NaOH और CaO का मिक्सचर, और उसको हीट कर दूंगा तो COO वाला पार्ट बाहर हो जाएगा और एल्केन बन जाएगा, ठीक है। अब इसका मैकेनिज्म बहुत इंटरेस्टेड है। इस एक मैकेनिज्म से आपको पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फील आ जाएगी। जो डर है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, आपका खत्म होने वाला है। देखो, ये OH- है और मेरे पास ये चीज है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज किसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है, ये तो आपको पता ही है।
ये प्रेमी जोड़े की तरीके से है, नेगेटिव और पॉजिटिव, कभी आप इनको दूर नहीं कर सकते। अब इस नेगेटिव चार्ज को इस पर्टिकुलर कंपाउंड में कहां पॉजिटिव चार्ज दिखेगा, यहां दिखेगा क्या, नहीं यहां दिखेगा, यहां तो नेगेटिव है। ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड है कार्बन के साथ, इलेक्ट्रॉन को खींच रखा होगा, इस पे होगा डेल्टा पॉजिटिव, तो ये उड़ता 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 अट्रैक्ट होता हुआ इसकी तरफ अपने आप आ जाएगा, क्योंकि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। जैसे बेबी को बेस पसंद है वैसे नेगेटिव को पॉजिटिव पसंद है, ठीक है। तो नेगेटिव को पॉजिटिव पसंद है, नेगेटिव को पॉजिटिव पसंद है, तो ये वहां पे पहुंच जाएगा। क्या हो जाएगा, जैसे ये इधर अटैक करेगा, जैसे ये इधर अटैक करेगा, जैसे मैंने दिखाया, तो ये बॉन्ड खुल जाएगा। कार्बन 5 बॉन्ड बना सकता है क्या, नहीं बना सकता। तो जैसे ये O इसके पास आता रहेगा, कार्बन की हालत टाइट होनी शुरू हो जाएगी। अबे ये कौन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ऑर्बिटल तो खाली है ही नहीं। वो इस डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन से रिक्वेस्ट करेगा कि प्लीज भाई पाई बॉन्ड तोड़ दे, क्योंकि पाई बॉन्ड तोड़ने के बाद सिग्मा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनाना ज्यादा फेवरेबल है। ये ऑक्सीजन बोलेगा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, रिएक्शन को भी दिक्कत नहीं होगी। ऑक्सीजन का नेगेटिव उठ के दूसरे ऑक्सीजन पे जा रहा है, तो वो तो कुछ पता ही नहीं चलेगा, जो नेगेटिव चार्ज जिसके पास पहले था अभी भी उसी के पास है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ इस तरीके की इंटरमीडिएट स्पीशीज बनेगी। चलिए बहुत बढ़िया। अब आपने किया क्या कि फिर भी आपने चार्ज्ड स्पीशीज तो बनाई दी, और आपको यह भी पता है जीओसी के थ्रू कि चार्ज्ड रहना कोई भी पसंद नहीं करता है। क्योंकि चार्ज्ड रहना कोई पसंद नहीं करता है, तो अब ये ऑक्सीजन चिल्लाना शुरू कर देगा कि बचाओ बचाओ, चार्ज आ गया है, चार्ज आ गया है, चार्ज आ गया है। कार्बन सोचेगा यार अब क्या करूं, दो ऑप्शन है कार्बन के पास, ये इलेक्ट्रॉन वापस इधर जाएं और ये OH जिस रास्ते से आया था उसी पतली गली से वापस। कुछ नहीं हुआ, रिवर्सिबल रिएक्शन हो गया, आपको तो पता भी नहीं चलेगा कि कुछ हो रहा है, ठीक है। रिएक्शन सारा प्रोबेबिलिटी का खेल होता है। आपको बता दूं, ये थोड़ी सी मैथ्स लगा रहे हैं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, डरना मत। रिएक्शन जो है वो प्रोबेबिलिटी का खेल होता है। एक प्रोबेबिलिटी छोटी सी ये भी रहेगी कि ये वाला जो है ना बॉन्ड ना टूटे और नेगेटिव चार्ज कार्बन के पास आ जाए। मैं तो बोल रहा हूं चाहे 1000 में से एक ही बार ऐसा होगा, पर हो तो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, सारी प्रोबेबिलिटीज पॉसिबल हैं। और जैसे ही ये बाहर निकलेगा तो मेरा क्या बनेगा, मेरा कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। और यहां पे अब लगेगा ली शैटलियर प्रिंसिपल, स्पेलिंग देख लेना, ली शैटलियर प्रिंसिपल लगेगा यहां पे, ठीक है। ली शैटलियर कैसे लगेगा, आपने प्रोडक्ट साइड में एक्चुअली में रिएक्शन को आगे बढ़ाया। जैसे ही मैं और ज्यादा प्रोडक्ट बनाऊंगा, मतलब जैसे ही मैं इसको यहां से हटा के ये वाला काम करूंगा, तो रिएक्शन आगे भागना शुरू हो जाएगा, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअली में आप प्रोडक्ट बना रहे हो, आप इक्विलिब्रियम की तरफ जा रहे हो, ठीक है। तो मेरा क्या बन गया, CH3- बन गया। ये ज्यादा स्टेबल नहीं है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार स्टेबल तो है नहीं, फिर भी आपने क्यों बना दिया। ये इसलिए बन गया क्योंकि एक पॉसिबिलिटी थी, जैसे वही रिएक्शन ने आगे भागना शुरू कर दिया। अब देखो इस CH3- को यहां पे H दिख रहा है, रिएक्शन अभी खत्म नहीं हुई है, ये भी एक इंटरमीडिएट ही है, दिस इज ऑल्सो एन इंटरमीडिएट। बेसिकली यहां पे कार्ब एनायन इंटरमीडिएट है। कौन सा इंटरमीडिएट है, कार्ब एनायन इंटरमीडिएट है यहां पे। ये चीज इस वाले रिएक्शन में डीकार्बोक्सिलेशन में याद करने की है कि कार्ब एनायन इंटरमीडिएट यहां पे बन रहा है, ठीक है। ये क्या करेगा, भैया मेरे पास माइनस है, मेरे को तो वापस ऑक्सीजन को देना है, इधर से खाके आ जाएगा। खाके जैसे ही आया, ये एसिडिक कंपाउंड है, क्योंकि जैसे ये खाके आएगा वापस, इस रिएक्शन को अपन लिख रहे हैं, जैसे इसको ये खा लेगा तो मेरा एक तो मीथेन बन जाएगा, और यहां पे ये वाली स्पीशीज बन जाएगी जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, रेजो स्टेबलाइज्ड, ठीक है। ऑक्सीजन का चार्ज हमने शुरू किससे किया था, OH- से। अभी नेगेटिव चार्ज किस पे है, ऑक्सीजन पे है, तो फाइनल प्रोडक्ट जो है वो स्टेबल ही है, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरमीडिएट थोड़ा सा कार्बन आयन बना था, इसलिए आपको हीट की जरूरत पड़ी। आपको याद है रिएक्शन में हमको हीट करना पड़ा था। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो तो दिमाग में आनी चाहिए बात कि भैया हीट क्यों कर रहे हो, कहां जरूरत पड़ गई हीट करने की। हीट की जरूरत पड़ी थी ये स्पीशीज बनाने के लिए। अगर हीट नहीं करूंगा तो उतनी एक्टिवेशन एनर्जी आएगी नहीं कि ये वाली स्पीशीज बन जाए। तो कार्बन आयन बनाने के लिए मेरे को हीट करना पड़ा था। उसके बाद ये एसिड बेस रिएक्शन हुआ, AB रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन को हम अब से एसिड बेस को AB शॉर्ट में बोलेंगे, जहां भी होगा याद रखना। AB रिएक्शन यहां पे हुआ और मेरा मीथेन बन गया। एक और खास बात, दो खास बातें नोट करने की, एक तो कार्ब एनायन इंटरमीडिएट और दूसरा मीथेन पॉसिबल।
अभी तक आपने जितने भी तरीके देखे थे एल्केन बनाने के, मीथेन पॉसिबल नहीं था, पर डी कार्बोक्सिलेशन में मीथेन बन सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। ये आपका प्रोडक्ट हो गया, है ना। और यहां पे क्योंकि एक और Na+ वेल्ला घूम रहा है तो ये Na+ भी इसके साथ आएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, मेरा बन जाएगा Na2CO3 और क्या बन गया प्लस CH4। बस, तो एल्केन प्लस Na2CO3 मेरा बन गया। अगर मान लो मैं फॉर्मिक एसिड के साथ ये रिएक्शन करवाता हूं तो मेरा H2 प्लस Na2CO3 बन जाएगा। इसको आप लोग याद कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है कि अगर मैं डिकार्बोक्सिलेशन कराता हूं फॉर्मिक एसिड का तो कार्बन तो है ही नहीं, बचेगा क्या, H2 बन जाएगा, ठीक है। चलिए, रिएक्टिविटी ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन कार्बन आयन की स्टेबिलिटी पे है क्योंकि ये इंटरमीडिएट है। जितना ज्यादा स्टेबिलिटी होगी इंटरमीडिएट की, रिएक्शन उतना ज्यादा फास्ट होगा। तो अगर मान लो मेरे पास कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन है कि आपको डीकार्बोक्सिलेशन का ऑर्डर देना है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। इनमें से आपको आंसर बताना है कि कौन सा है। तो आप आंसर कैसे निकालोगे, इस बॉन्ड में से COH को हटाओ, नेगेटिव चार्ज बनाओ, COH हटाओ, नेगेटिव चार्ज बनाओ, COH हटाओ, नेगेटिव चार्ज बनाओ। जो नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा स्टेबल होगा, कार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन मतलब डीकार्बोक्सिलेशन की रेट उतनी ही ज्यादा होगी। कार्बन आयन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, रेट ऑफ रिएक्शन ROR बढ़ेगा। बस, कौन सा कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल है, ये sp है, ये sp2 है और ये sp3 है। आपको भी पता है कि sp मोर स्टेबल देन sp2, मोर स्टेबल देन sp3। कैसे पता है, GOC पढ़ के आए हैं हम, इसलिए हमको पता है। तो GOC का जादू है। तो 3 सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बन आयन है, फिर 2, फिर 1। तो जो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा वो ही रेट ऑफ रिएक्शन का भी ऑर्डर होगा, ठीक है। तो मेरा आंसर आ जाएगा ये, क्योंकि 3 मोर देन 2 मोर देन 1। आगे चलते हैं, चलिए। ये इंटरमीडिएट बन रहा है जैसा कि मैंने ऊपर बताया, ठीक है ना। अब पूछा जा रहा है कि कितने एसिड बना सकते हो अगर मैं आइसोब्यूटेन, मतलब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कितने एसिड्स ऐसे हैं जिनके ऊपर मैं डीकार्बोक्सिलेशन करा के आइसोब्यूटेन बना सकता हूं। क्वेश्चन क्लियर हुआ, कितने नंबर ऑफ एसिड्स ऐसे हैं जिनके ऊपर अगर मैं डीकार्बोक्सिलेशन करवाऊं तो आइसोब्यूटेन बन जाएगा। बस, तो बना के देखना होता है, इसमें कुछ करना नहीं होता है। आइसोब्यूटेन बनाने के लिए आपके पास क्या क्या एसिड्स हैं, एक तो ये है, 2 ही पॉसिबिलिटी यहां पे देखो एसिड बनाने की। एक तो मैं यहां पे एसिड बनाऊं तो ये कटेगा और यहां पे CH3 बन जाएगा। इससे मेरा क्या बनेगा, इससे मेरा ये बन गया, ठीक है, आइसोब्यूटेन बन गया यहां पे। या फिर मैं एसिड को इस पोजीशन पे लगा देता हूं, ठीक है ना, तो मेरा वो भी बन जाएगा। क्या बनेगा मेरा, मैंने एसिड कुछ इस तरीके से ले लिया, ठीक है, और उसका मैंने डीकार्बोक्सिलेशन करा दिया NaOH और CaO की प्रेजेंस में हीट करते हुए, मेरा आंसर बन जाएगा ये। तो डीकार्बोक्सिलेशन में हम क्या लेते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, NaOH CaO लेते हैं, हीट करते हैं, COO वाला पार्ट गायब हो जाता है, एक कार्बन कम हो जाता है। इसको डिग्रेडेशन भी बोला जाता है क्योंकि हम एक कार्बन को कम कर रहे हैं। और मेरा क्या बन जाएगा, फिर मेरा बन जाएगा एल्केन। ये वो वाला मेथड है जहां पे कार्बन आयन की स्टेबिलिटी से रेट ऑफ रिएक्शन डिसाइड होती है और आप मीथेन भी बना सकते हो, ठीक है। चलें आगे, चलो। डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में ना एक और केस होता है, इसको हम एक की पॉइंट की तरह से देखने वाले हैं कि अगर किसी एक कंपाउंड में एक ही कार्बन पे 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, तो बिना NaOH और CaO लिए ही सिर्फ हीट करके, मतलब सबस्ट्रेट अकेले को ही हीट करके हमको एल्केन मिल जाता है, ठीक है। डीकार्बोक्सिलेशन टेक्स प्लेस सिंपली ऑन हीटिंग। अब यहां से 2 सवाल उठते हैं। पहला सवाल तो ये कि हमने NaOH और CaO लिया ही क्यों था, और दूसरा सवाल तो ऑब्वियस है कि सिर्फ 2 कार्बोक्सिलिक एसिड होने पर हीट करने से ही क्यों काम चल रहा है, ठीक है। तो पहले का तो जवाब ये है कि यार जो NaOH और CaO होता है, NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो वो क्या करेगा कि वो H+ को खा जाएगा बहुत तेज रेट से, जिससे कार्ब एनायन बनने में मदद मिलती है। ये पूरा रिएक्शन जो है ना, ये कार्ब एनायन के ऊपर बेस्ड है। कार्ब एनायन इंटरमीडिएट बनाना है और उसको जितना ज्यादा स्टेबल हो सके उतना ज्यादा स्टेबल बनाना है। पहला क्वेश्चन आंसर हुआ। दूसरा जो क्वेश्चन है कि इस कंपाउंड में क्या खास बात है कि बिना NaOH और CaO के पुश के, NaOH और CaO धक्का मारने वाले लोग हैं, ठीक है, बिना धक्का मारे ये खुद से प्रोडक्ट कैसे बना रहा है। बहुत आसान इसका आंसर है। जब मैं इस COH ग्रुप को हटाऊंगा तो ये कार्बन पे नेगेटिव चार्ज बनेगा। क्या बनेगा, जब मैं इसको हीट करूंगा तो
प्रोडक्ट ही बनेगा। कैसे बनेगा वो देखते हैं। जब मैंने इसको हटाया तो यहां पे नेगेटिव चार्ज आया। इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबल करने के लिए ये रेजोनेंस पॉसिबल है। तो ये रेजो स्टेबलाइज्ड है। कैसा है ये? रेजो स्टेबलाइज्ड है। तो यहां पे मेजर फंडा जो है वो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी पे है। जब भी मैं ये रिएक्शन देखता हूं तो मेरे को एक गाना याद आता है। कार्बन आयन की स्टेबिलिटी इतनी जरूरी है, इतनी नेसेसरी है कि एक गाना है, कैसे हुआ तो इतना जरूरी। याद आ रहा है कुछ? बस। तो यहां पे कार्बन आयन की स्टेबिलिटी भी उतनी ही जरूरी है। अगर कार्बन आयन स्टेबल नहीं है तो रिएक्शन आगे नहीं जाएगा। तो कैसे हुआ तो इतना जरूरी कैसे हुआ, यहां पे ये याद रखना है कि डीकार्बोक्सिलेशन में कार्ब एनायन इंटरमीडिएट बनेगा और वो जितना ज्यादा स्टेबल होगा रिएक्शन उतनी ही तेज भागने वाली है। ठीक है, क्योंकि यहां पे इसको स्टेबल करने के लिए किसी और की जरूरत है ही नहीं, ये सेल्फ सफिशिएंट है। तो बिना किसी रिएजेंट के ही अपना प्रोडक्ट बना लेगा। एक COH ग्रुप को बाहर करके मेरा आंसर आ जाएगा CH3COH। और CO2 क्योंकि उड़ जाता है, ली शैटलेयर प्रिंसिपल लगाएंगे, हम प्रोडक्ट को हटाते जा रहे हैं तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे जाती जाएगी। इसकी यील्ड अच्छी है। तो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड से मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड बनाने का ये एक अच्छा तरीका है, प्रोवाइडेड कि दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड एक ही कार्बन पे हो। ठीक है, चलिए अगला मेथड देखते हैं, कोल्बे का प्रोसेस। कोल्बे भाई बढ़िया साइंटिस्ट थे। उन्होंने बोला कि कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्केन बनाने के लिए पहले तो आपने हीट यूज करी डीकार्बोक्सिलेशन में। इस बार एक काम करो कि एनर्जी तो दे रहे हो, आप हीट कर रहे हो तो एनर्जी तो दे रहे हो, एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में दे दो, इलेक्ट्रोलिसिस करा लो। अच्छा, अब हम कोल्बे से पूछेंगे कि किसका इलेक्ट्रोलिसिस करा लें, तो वो बोलेंगे कि पहले तो है ना कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन बनाओ। मैं बोलूंगा अच्छा, और पूछूंगा किसका, वो बोलेंगे रुक तो जा बता तो रहा हूं, सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट का ऑफ सैचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। हम बोलेंगे इतने भारी शब्द क्यों यूज कर रहे हो, रिएक्शन लिख के नहीं दिखा सकते क्या? तो बोलेंगे तुमने बोला क्या, मैं तो दिखा सकता हूं। ये उन्होंने रिएक्शन लिख दी। ये क्या है? सॉल्ट है, सोडियम सॉल्ट है। इसकी जगह पोटेशियम होता तो भी काम चलता। किसका? कार्बोक्सिलिक एसिड का। किस मीडियम में? एक्वस मीडियम में। बस इसको कॉन्सेंट्रेटेड रखना है और इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है। जब आप वो काम करोगे तो RR बन जाएगा और CO2 बनेगा, और भी प्रोडक्ट बनेंगे, Na भी तो आएगा, एल्कली बन जाएगा NaOH, और H2 गैस उड़ के बाहर। अब जब मैं इलेक्ट्रोलिसिस कराता हूं तो मेरे पास एनोड होता है जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड है, और कैथोड होता है जो नेगेटिवली चार्ज्ड है। ये मेरे को पता है। तो जो पॉजिटिवली चार्ज्ड वाला अपना ओड है, मतलब एनोड है, उस पे तो आपको एल्केन मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी। नेगेटिवली चार्ज पे OH माइनस मतलब NaOH मिलेगा और हाइड्रोजन गैस यहां पे इवॉल्व होगी। यहां पे भी देखो, क्योंकि आपके प्रोडक्ट में गैसेस हैं जो उड़ के बाहर हो जाएंगे, तो यील्ड यहां पे भी अच्छी आएगी। ये प्रोडक्ट बनाने के लिए अच्छे रिएक्शंस हैं। ठीक है, अब ई सरल की स्पेशलिटी क्या है कि आपको हर चीज हम विजुअलाइज कराते हैं। तो इस रिएक्शन में भी विजुअलाइज कराएंगे। कैसे कराएंगे? एनिमेशन के थ्रू कराएंगे। एनोड है पॉजिटिवली चार्ज, कैथोड है नेगेटिवली चार्ज। अब मेरे को एक बात बताओ कि जो आपकी RCOO माइनस वाली स्पीशीज है ये किधर रहेगी? एनोड पे रहेगी। नेगेटिव को पॉजिटिव पसंद है, याद है? एक की पॉइंट 1000 जगह यूज हो जाता है। ये यहां पे रहेगा। अब यहां पे जो पॉजिटिव चार्ज है, यहां पे जो पॉजिटिव चार्ज है, ये चिल्ला चिल्ला के इस इलेक्ट्रॉन से, जो ऑक्सीजन के ऊपर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ना, इससे बोल रहे हैं भाई वहां कहां तू बैठा है। फिर से नेगेटिव को पॉजिटिव पसंद है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है उचक उचक के इस एनोड की तरफ जाने की कोशिश करते हैं कि टाटा बाय बाय, मैं तो जा रहा हूं, मेरे को पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज मिल रहा है, मैं यहां पे क्यों रहूं? माना ऑक्सीजन तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पर तू पूरा पॉजिटिव तो नहीं है। तो ये यहां से उचक के भाग जाएंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये यहां से उचक के भाग गए तो यहां पे फ्री रेडिकल बना, और जैसे ही फ्री रेडिकल बना, क्योंकि ये चार्ज्ड नहीं है, फ्री रेडिकल एक अनचार्ज स्पीशीज होती है, तो होगा क्या कि फ्री रेडिकल एनोड से गिर के नीचे आ जाएंगे। अब दुविधा समझना, ऑक्सीजन के ऊपर है अपना फ्री रेडिकल और यहां पे कार्बन आराम से बैठा हुआ है, ऐसा नहीं हो सकता। फ्री रेडिकल वहां पे जाएगा जहां पे वो ज्यादा स्टेबल है। तो ऑक्सीजन बोलेगा मेरे को तो कुछ नहीं पता, मैं तो CO2 बना के उड़ा लूंगा, R तू तेरा डॉट संभाल, तू जाने तेरा काम जाने, मैं तो हो रहा हूं फ्री। तो वो तो हो जाएगा फ्री, CO2 बन के उड़ जाएगा। ठीक है, और R पे क्या आ जाएगा? R पे आ जाएगा डॉट। तो ये CO2 बन के उड़ गया। अब R डॉट बहुत दिक्कत में, परिवार में दुखी है, दोनों बोलेंगे भाई आजा भंगड़ा पाले, और दोनों हम बॉन्ड बना लेंगे। तो RR का यहां पे बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? तो इस तरीके से होता है। छोटी सी झलक दिखाई है, रिवीजन वीडियो है भैया,
है ना। जल्दी जल्दी से हमको खत्म करना है क्योंकि टाइम कम है, कोर्स ज्यादा खत्म करना है। मान लो मैंने CH3COONA पे कोल्ड-बेज इलेक्ट्रोलिसिस कराया, तो यहां पे क्योंकि मैंने एक ही स्पीशीज ली है तो सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट बनेगा विच इज RR। क्या बन जाएगा? CH3CH3 इथेन बन जाएगा। यहां पे देखो मैंने RCOONA और R-COONA लिया है, तो कोल्बे में भी ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट्स बनते हैं, मतलब RR भी बनेगा, RR- भी बनेगा और R' भी बनेगा। ठीक है, CH3CH3 बना RR, RR-CH, मतलब ये तो R' है, ब्यूटेन, ठीक है, और RR- प्रोपेन। तो इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन तीनों के तीनों यहां पे बने। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत मजा आ रहा है मेरे को पढ़ाने में और आपको होपफुली पढ़ने में। बहुत क्विक रिवीजन यहां पे हो रहा है यार, बहुत मेहनत कर रहे हैं। मतलब बच्चों को इतना इंतजार रहता है रिवीजन के वीडियोस का, सारा आंसर के वीडियोस की इतनी डिमांड आती रहती है, सर थर्मोडायनेमिक्स करवा दो, सर हीट करवा दो। ये सारे चैप्टर्स या तो बने हुए हैं या बहुत जल्दी बनने वाले हैं। आप फिजिक्स रिवीजन सीरीज जाके चेक करो, इनके सर भी मैथ्स की रिवीजन सीरीज बना रहे हैं, उनको देखो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बार बार इसलिए बोल रहा हूं, आप बहुत जरूरी चीज मिस कर दोगे नहीं तो। ठीक है, और आपको ये कैसे लग रहे हैं कमेंट्स में बताओ, और क्या आपको चाहिए वो भी बताओ। जैसे जैसे आप लोग की जरूरत होती है वैसे वैसे हम लोग बोलते हैं और नई नई चीजें करते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं भाई। अब हमने बना तो लिया, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसे होती है वो जल्दी से देख लेते हैं। C1 to C4 मतलब मीथेन से लेकर ब्यूटेन तक गैसेस होते हैं। नियोपेंटेन भी गैस होता है, पर एन-पेंटेन एंड आइसोपेंटेन लो बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड्स होते हैं। ठीक है, अब ये कौन क्या होता है ये नोमेनक्लेचर में आप लोग देख लेना जाके। जो अगले मेंबर होते हैं C6 to C17, भाई C1 से C5 तो हमारी यहां पे बात हो ही गई। C6 से C17 क्या होते हैं? लिक्विड्स होते हैं, और C70 से ऊपर सॉलिड्स होते हैं। आप पूछोगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जब कंपाउंड छोटा होता है तो उसका सरफेस एरिया छोटा होता है, सरफेस एरिया कम होता है। सरफेस एरिया कम होता है तो वैंडरवाल्स जो फोर्सेस होते हैं वो कम होते हैं। वैंडरवाल फोर्सेस कम होते हैं तो यार जब फोर्सेस कम होते हैं दो मॉलिक्यूल के बीच में तो वो गैस होता है, मॉडरेट होते हैं तो लिक्विड होता है, और अच्छे फोर्स होते हैं तो सॉलिड होता है। इसमें क्या आपने पूछा? ठीक है, तो C1 से C4 गैस, नियोपेंटेन भी गैस, पर आइसोपेंटेन और नॉर्मल पेंटेन लो बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड्स। C6 से C17 कलरलेस लिक्विड, और C17 से ऊपर वाले सारे के सारे वैक्सी सॉलिड्स। ठीक है, अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो वो मॉलिक्यूलर वेट के प्रोपोर्शनल है नॉर्मल एल्केन्स के केस में, मतलब अनब्रांच्ड। ठीक है ना, वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूलर वेट के प्रोपोर्शनल होता है, सरफेस एरिया ऑफ मॉलिक्यूल के प्रोपोर्शनल होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट हेप्टेन का हेक्सेन से ज्यादा, उसका पेंटेन से ज्यादा। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट प्रोपोर्शनल किसके भी होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइड चेन के। मतलब अगर मेरे पास ये कंपाउंड है वर्सेस मेरे पास अगर ये कंपाउंड है, जैसा कि अभी हम देखेंगे, फॉर साइड चेन कंटेनिंग कंपाउंड्स द शेप अप्रोचेस स्फेरिकल विच रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन वैंडरवाल फोर्स। अभी देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। जैसे नॉर्मल पेंटेन का आइसोपेंटेन से ज्यादा, उसका नियोपेंटेन से ज्यादा। अगर हम ये ब्यूटेन के केस में भी देखें ना, तो अगर मैं इसका एक शेप ड्रॉ करूंगा तो इसका शेप इलिप्टिकल है, इसका शेप जो है वो स्फेरिकल को अप्रोच करता है, और सरफेस एरिया ऑफ इलिप्स इज मोर देन सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। आपको क्या पता है कि जितना ज्यादा सरफेस एरिया बढ़ेगा वॉन्डरवॉल फोर्सेस बढ़ेंगे, जितने ज्यादा वॉन्डरवॉल फोर्सेस बढ़ेंगे उतना ज्यादा फोर्स बढ़ेगा, फोर्स बढ़ेगा तो मेरा बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। क्लियर हुआ? समझ में आई बात? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जितनी ज्यादा साइड चेन्स बनाते जाओगे उतना ही कम होता जाएगा बॉइलिंग पॉइंट। नॉर्मल पेंटेन कैसा होता है? ऐसा। आइसोपेंटेन कैसा होता है? ऐसा होता है। नियोपेंटेन कैसा होता है? ऐसा होता है। इलेप्टिकल, थोड़ा कम इलेप्टिकल, ये तो ऑलमोस्ट स्फेरिकल। बस, तो जैसे जैसे सरफेस एरिया कम बॉइलिंग पॉइंट भी कम। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे अब मेल्टिंग पॉइंट की। मेल्टिंग पॉइंट में भी सेम कहानी है, उसमें बस एक चीज और देखनी है। जैसे जैसे देखो मॉलिक्यूलर मास बढ़ाते जा रहे हो ना, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा, वो तो हमको समझ में आ ही गया। इसके अलावा मेल्टिंग पॉइंट जो है वो पैकिंग के ऊपर काफी कुछ निर्भर करता है। किसके ऊपर निर्भर करता है? पैकिंग, कि आपकी पैकिंग कितनी एफिशिएंसी है, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से कितना पास है। जितना पास होगा उतना ही ज्यादा फोर्स लग पाएगा। तो जब ऑड नंबर ऑफ कार्बन होते हैं तो कुछ इस तरीके से सिचुएशन आती है, एक कार्बन दूसरे कार्बन से तो पास है, पर बाकी वाले जो ऊपर वाले कार्बन है वो एक दूसरे से बहुत दूर हैं। अगर मैं इवन नंबर ऑफ वो ले लेता हूं, यहां पे तो इनइफेक्टिव पैकिंग हो रही है, आपको दिख ही रहा है यार,
डिस्टेंस ज्यादा है कार्बन और कार्बन के बीच में। अगर मैं इवन नंबर ले लेता हूं तो मेरे पास ऐसा कुछ रहता है और ये दोनों कार्बन एक दूसरे के बहुत पास है। सो दिस इज इफेक्टिव पैकिंग। तो ऑड नंबर के कार्बन में जो पैकिंग होती है वो इनइफेक्टिव होती है और इवन नंबर के कार्बन में जो पैकिंग होती है वो इफेक्टिव होती है। तो फोर्स ज्यादा लगता है। फोर्स ज्यादा लगने के कारण मेरा क्या होता है कि मेरा मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो इवन नंबर ऑफ कार्बन का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा और ऑड नंबर का कम। ये सिर्फ उन्हीं के केस में बात हो रही है जो ऑल्टरनेट है। मतलब अगर मेरे को C3 और C4 में कंपेयर करना है तो आई विल कंपेयर विद दिस। पर ये मत करने लग जाना कि C3 और C12 में कंपेयर कर रहा हूं। सिर्फ एडजेसेंट मेंबर्स के लिए बात हो रही है। अगर मेरे को C3 और C4 के मेल्टिंग पॉइंट का पता लगाना है तो फिर ऐसा एनालिसिस करूंगा। पर अगर मेरे को C4 C5 मतलब C4 और C17 का पता लगाना है तो मॉलिक्यूलर मास से आंसर जाएगा। ये सही नहीं करना इसको, वरना आप बोलो सर आपने ये क्या बता दिया। ऐसे नहीं। पास पास के मेंबर्स के लिए आंसर इससे जाएगा, दूर के मेंबर्स के लिए आंसर मॉलिक्यूलर वेट से जाएगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज से। सो वी आर स्टडिंग अब केमिकल प्रॉपर्टीज किसकी, एल्केन्स की। आपको क्या पता है कि ये लेस रिएक्टिव होते हैं। सारे हाइड्रोकार्बन में लीस्ट रिएक्टिव ये ही होते हैं। ऑक्सीडेशन मतलब कंबशन कराना। ठीक है, अब या तो कंप्लीट कंबशन हो सकता है या इनकम्प्लीट कंबशन हो सकता है। जब हम कंप्लीट कंबशन कराएंगे मतलब कार्बन को उसकी हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट +4 में पहुंचा देंगे तो हमको कुछ इस तरीके से इतने ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। यहां पे डेल्टा H नेगेटिव होता है। ठीक है, आप इनकम्प्लीट कंबशन कराओगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। कार्बन यहां पे +2 में बैठा है। ठीक है, और अगर आप एकदम ही बहुत ही लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन दोगे तो यहां पे कार्बन ब्लैक की तरीके से बन जाएगा जो कि प्रिंटिंग में यूज होता है। तो जब हमको प्रिंटिंग वाला कार्बन बनाना होता है ना, एकदम स्याही जो बोलते हैं कार्बन की काली काली, उसको हम कुछ इस तरीके से बनाते हैं। तो तीनों चीजें पॉसिबल है, CO2, CO एंड कार्बन, +4 +2 एंड 0। इसके अलावा कुछ एक स्पेशल केसेस होते हैं जिसको हम कैटालिटिक ऑक्सीडेशन में बोलते हैं। जहां पे भी कैटालिटिक शब्द आया मतलब वहां पे कैटलिस्ट की मदद ली गई है। क्या किया है, कैटलिस्ट की मदद ली है। एल्केन्स बहुत इजीली अल्कोहल और एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं कैटालिटिक ऑक्सीडेशन के थ्रू। हम कैटलिस्ट यूज करके रिएक्शन को करवा लेते हैं। जैसे अगर आप CH4 को रेड हॉट कॉपर या आयरन ट्यूब पे हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हो, दिस इज प्रोवाइडिंग द सरफेस फॉर दीज टू टू रिएक्ट। बहुत ज्यादा अंग्रेजी हो गई। CH4 और O2 को रिएक्ट करने के लिए सरफेस कौन प्रोवाइड कर रहा है, कॉपर और आयरन। रिएक्शन किस पे होगा, हाई प्रेशर और टेम्परेचर पर। बन क्या जाएगा, एल्कोहल। तो एल्कोहल कैसे बनाया जाता है, आप मतलब मीथेनॉल कैसे बनाया जाता है, मीथेन लो, रेड हॉट आयरन या कॉपर ट्यूब लो, उस कंडीशन में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा दो। इसको हम बोलते हैं MRT रिएक्शन। सर ये तो हमने पहली बार सुना है, ये क्या है? अच्छी चीज है ये, जिससे आप सबको नफरत है। M फॉर महा, R फॉर रट लो, T फॉर टाइमली। महा रट लो टाइमली रिएक्शन है। समय रहते रट लो वरना पेपर में नहीं आएगा। तो ये कौन सी रिएक्शन है, MRT रिएक्शन है, महा रट लो टाइमली रिएक्शन, महा रट लो टाइमली रिएक्शन। ठीक है, याद आया, समझा, जाएगा दिमाग में। तो दिस इज MRT रिएक्शन। अब MRT रिएक्शन की झड़ी लगाने वाला हूं, बोलते हैं ना दिवाली पे लड़ फोड़ते हैं, एक के बाद एक आती जाती है, वैसे ही अब ये एक हुई मीथेनॉल बनाने के लिए, इसके बाद दूसरी आ जाएगी। अगर आपको एल्डिहाइड बनाना है तो इस बार आपको MO2O3 यूज करना पड़ेगा। MO क्या होता है, मॉलिब्डेनम होता है। 230 डिग्री सेल्सियस 100 ATM प्रेशर पर। ठीक है, तो आपका फॉर्मल्डिहाइड बन जाएगा और साथ में बन जाएगा जल। जल ही जीवन है। ठीक है, HCHO कौन सा रिएक्शन है, जल ही जीवन है रिएक्शन है ये। MO2O3 बनाएंगे, मतलब MO2O3 कैटलिस्ट की तरह से यूज करेंगे और एल्डिहाइड बनाएंगे मीथेन से। ठीक है, अगला रिएक्शन है, अगर मैं एल्केन को ऑक्सीडेशन कराता हूं मैंगनीज एसीटेट के साथ तो फैटी एसिड बन जाता है। ठीक है, ये बहुत लंबे बड़े वाले एल्केन है। ये वाला इसका CH3 फ्री है, इसके आगे और कोई कार्बन नहीं है, तो ये वाला CH3 ऑक्सीडाइज हो जाएगा और अपनी हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट से एक जस्ट कम +3 में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये एसिड बन गया। क्या बन गया, सो फ्रॉम एल्केन टू एसिड की कहानी है ये।
एल्केन स्टेशन से चले थे, ट्रेन में बैठे, ये अपनी ट्रेन है, जब उतरे तो एसिड बन चुके थे। एल्केन से चले, मैंगनीज एसिटेट की ट्रेन में बैठे हाई टेम्परेचर पर, क्या बन गए? एसिड। तो एल्केन से एसिड बनने की कहानी। ठीक है, ये भी क्या है? एमआरटी रिएक्शन है। चलिए आगे चलिए। टर्शरी एल्केन को, मतलब अगर टर्शरी अल्कोहल बनाना है तो KMnO4 यूज कर लो। ठीक है, ऑक्सीजन KMnO4 इस वाले से ये अपने को मिलता है। ठीक है, नेसेंट ऑक्सीजन बोलते हैं। नेसेंट ऑक्सीजन मतलब पागल पागल, ऑक्सीडाइज कराने के लिए पागल, ऑक्सीडाइज करूंगा छोड़ूंगा नहीं, ऑक्सीडाइज करूंगा छोड़ूंगा नहीं, यही इसका चलता रहता है। तो ये ऑक्सीडाइज भी कर देगा और क्या बना लेगा? ये ऐसा कुछ बना लेगा। ठीक है, टर्शरी अल्कोहल बना लेगा। चलिए आगे चलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन इस पूरी केमिकल प्रॉपर्टीज में वो होती है हेलोजनेशन। ठीक है, होता क्या है कि मैं CH4 लेता हूं, Cl2 लेता हूं, Cl2 पे जब मैं धूप मारूंगा तो ये होमोलिटिक क्लीवेज हो जाएगा। ठीक है, और CH3Cl और HCl बन जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? अब क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये हमको दिख रहा है। मैकेनिज्म क्या होता है? स्टेप 1 चेन इनिशिएशन स्टेप। ठीक है, बहुत सिंपल है यार, ऐसा कुछ नहीं है। यहां पे Cl के पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर आपस में रिपेल करते रहते हैं। ये तो ऐसा चाहता है कि यार थोड़ी सी एनर्जी मिले और मैं यहां से भागूं। जैसे आपका एक दोस्त ने नीचे से आवाज लगाई, आप घर से भागे, वैसे ही Cl2 में जो आपस में Cl हैं, ये ज्यादा लोन पेयर रिपल्शन होने के कारण लड़ते रहते हैं। बाहर से दोस्त आया, मतलब सनलाइट आई, और ये एक दूसरे से भागे। अब क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है तो कोई भी इलेक्ट्रॉन दे या ले ही नहीं सकता, शेयरिंग हो सकती है। ठीक है, तो शेयरिंग हुई तो होमोलिटिक क्लीवेज होगा। एक इलेक्ट्रॉन तू ले ले, एक इलेक्ट्रॉन मैं ले लेता हूं। ठीक है भाई, तो क्या बन जाएगा मेरा? Cl डॉट बन जाएगा। अब जैसे Cl डॉट बना, आपने एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को फ्री रेडिकल बना दिया तो क्या होगा? पागल, एकदम भयंकर रूप से जहां इसको मर्जी पड़ेगी वहां जाके हिट करेगा। इधर भागेगा, उधर भागेगा, इससे भिड़ेगा, इधर कोलिजन करेगा। तो जब ये इधर उधर भाग रहा होगा तो होगा क्या कि इसको Cl डॉट के सामने अपन ने किसको रख रखा है? CH4 को रख रखा है। वो कार्बन से बोलेगा भाई देख मैं ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हूं, मेरे को तेरा H दे दे और तू चुपचाप डॉट बन जा, क्योंकि ये पागल हो रखा है। ऐसा करेगा तो ये डॉट बन जाएगा। तो डॉट किस पे बन गया? मीथेन पे बन गया। तो इसका मतलब मेरे को एक बात तो समझ में आ गई कि कार्बन फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट। क्या समझ में आ गया? कार्बन फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट। जितना अच्छा फ्री रेडिकल बनेगा उतनी ही तेज रेट से रिएक्शन होगी। एक बात मेरे को जो यहां पे समझने की है, फिर से दोहरा रहा हूं, जितना अच्छा इंटरमीडिएट बनेगा रिएक्शन उतनी अच्छी होगी। जितना अच्छा इंटरमीडिएट बनेगा रिएक्शन उतनी तेज होगी। कौन सा इंटरमीडिएट है? कार्बन फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट है। ठीक है, आगे चलते हैं। चलो, तो फ्री रेडिकल बन गया। क्या ये स्टेबल है? क्या आपको होता है कि कार्बन फ्री रेडिकल अनस्टेबल है, तो ये भी कैसा हो रहा होगा? पागल। पागल लोग क्या करते हैं? कहीं भी जाके भिड़ेंगे। भिड़ेगा तो क्या करेगा? सामने इसको Cl2 मॉलिक्यूल दिख रहा होगा, इधर उधर बढ़िया आराम से घूमता हुआ, उसको लगेगा चल बे, चल चल चल, मैं बनूंगा मैं बनूंगा, मैं बॉन्ड बनाऊंगा। तो ये क्या करेगा? मिथाइल फ्री रेडिकल, ये कार्बन फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट है, हमको ये सब समझ में आ गया। ये इसको भिड़ेगा और यहां पे जाके CH3Cl बना देगा और यहां पे Cl डॉट आ गया। ये रिएक्शन फिर वापस से, तो जहां से शुरू किया था वहीं पहुंच गए। इसको सामने CH3H दिखेगा, ये जाके तोड़ेगा और ज्यादा CH3Cl बना लेगा। यही काम चलता रहेगा। इवेंचुअली बहुत सारा CH3Cl बन जाएगा, बहुत सारा HCl बन जाएगा और रिएक्शन खत्म हो जाएगी, जिसको हम चेन टर्मिनेशन स्टेप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चेन टर्मिनेशन। जैसे वो है ना मुंबई में, जहां पे हम लोग उतरते थे जब भी जाते थे लोकल ट्रेन में इधर उधर घूमने, मरीन ड्राइव पे, या खैर पुरानी बातें हैं, अच्छी बातें हैं दोस्तों के साथ। हाँ, तो चेन टर्मिनेशन, जब दो फ्री रेडिकल आपस में मिल जाएंगे, बातचीत हो जाएगी और दोनों शांत हो जाएंगे, चुपचाप बैठ जाएंगे। दो बदमाश लड़कियों को आप मिला दो, ठीक है, वो आपस में खेलना शुरू कर देते हैं, निकल जाता है उनका टाइम। CH3 डॉट Cl डॉट मिल जाएंगे तो CH3Cl बन जाएगा, फिर CH3 बन जाएगा। तो इसमें भी इथेन मिलने की चांसेस होती हैं, पर मेजरली आपको ये वाला प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, एल्काइल हैलाइड मिलता है। तो एल्केन से एल्काइल हैलाइड बनाने का जो तरीका होता है, दैट इज क्या बोलते हैं? उसको बोला जाता है हेलोजनेशन। आपने हेलोजन को जोड़ दिया एल्केन के अंदर, सो हेलोजनेशन। ठीक है, चलें भाई आगे चलें।
सो रिएक्टिविटी ऑर्डर अगर मैं हेलोजेंस की बात करूं तो F2 मोर देन Cl2 मोर देन Br2 मोर देन I2। ऐसा क्यों होगा ये सोचने के लिए मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं, सोचो वापस आओ। यार वैसे ना ये आपको कर लेना चाहिए था, क्यों? क्योंकि मैंने क्या बोला था कि Cl के लोन पेयर रिपल्शन के कारण ये टूटता है। अगर मैं F और F की बात करूं तो लोन पेयर तो वही है पर बॉन्ड लेंथ छोटा है क्योंकि एटम ही छोटा है। तो 2 इलेक्ट्रॉन को आप जितना पास रखोगे KQ1 Q2 बाय R स्क्वायर, फोर्स उतना ज्यादा रहेगा। तो रिपल्सिव फोर्स ज्यादा रहेगा तो टूटने की टेंडेंसी ज्यादा रहेगी, टूटने की टेंडेंसी ज्यादा रहेगी तो रेट ज्यादा रहेगी। तो जितना छोटा हेलोजनेशन की रेट उतनी ही बढ़िया। तो F2 मोर देन Cl2 मोर देन Br2 मोर देन I2 गजब से हमको समझ में आ गया। ठीक है भैया। तो यूवी या यूवी मतलब यूवी रेज, यहां पे यूवी रेज ही जाती है। जो सनलाइट का जो यूवी रेज वाला पार्ट होता है वो इस रिएक्शन को इनिशिएट करता है। ठीक है, इसलिए बार बार हम यूवी लिख रहे हैं। तो एक्स डॉट और एक्स डॉट बनेगा, जितना छोटा हेलोजन उतनी ही बढ़िया रिएक्शन की रेट। ठीक है। इनफैक्ट फ्लोरिनेशन तो इतना तगड़ा होता है कि डार्क में भी अगर आप उसको C2H6 के साथ डाल दोगे तो एक्सप्लोसिव होता है। इतनी एनर्जी छोटे से टाइम में रिलीज करता है कि आपका जिसमें आपने रिएक्शन कराया उसको फूटने का डर होता है। अगर आपने इसको कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रिएक्शन को नहीं किया तो रिएक्शन इज एक्सप्लोसिव। तो अपनी लैब में फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करने का रिस्क मत लेना अनटिल अनलेस कोई टीचर या सुपरवाइजर ना हो। ठीक है। तो फ्लोरीन तो इतना रिएक्टिव, और आयोडीन वाला केस उसका उल्टा। आयोडीन इतना कम रिएक्टिव होता है कि रिएक्शन रिवर्सिबल है। ठीक है, पर अब रिएक्शन रिवर्सिबल है और आप तो एकदम ही पागल हो रखे हो कि यार ये रिएक्शन को तो मैं एकदम आगे लेके जाऊंगा। तो जब भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन मतलब इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन को आगे या पीछे लेके जाना होता है तो हम ओम क्लीम चामुंडाय नमः और ये कर करके किसको इन्वोक करते हैं? हम इन्वोक करते हैं इन महाशय को, ली शैटेलियर प्रिंसिपल को, जो बोलता है कि अगर आप किसी तरीके से इस प्रोडक्ट को या इस प्रोडक्ट को बाहर निकाल सकते हो, ठीक है, इसको तो निकालना मत, यही तो है जो आप चाहते हो, इसी को निकाल लोगे तो भैया रिएक्शन का प्रोडक्ट ही नहीं रहेगा, तो रिएक्शन क्यों करवा रहे हो? इस HI को यहां से भगा दो। जैसे जैसे आप इसको निकालते जाओगे तो इक्विलिब्रियम को लगेगा यार ये क्या हो रहा है, प्रोडक्ट कम होता जा रहा है, तो मेरे को प्रोडक्ट और बनाना है। ली शैटेलियर प्रिंसिपल क्या बोलता है? जो आप काम करोगे रिएक्शन उसका उल्टा काम करेगा। तो प्रोडक्ट हटाओगे तो प्रोडक्ट बनाएगा। ये जो HI है इसका रिएक्शन करा दो। रिडॉक्स में हमने ये रिएक्शन हजारों बार पढ़ा है HiO3 के साथ। तो मेरा ये प्रोडक्ट यहां से निकलता रहेगा, जैसे जैसे ये जाता रहेगा और प्रोडक्ट बन के आता रहेगा, जाता रहेगा आता रहेगा। ठीक है, जाती हूं मैं, समझे? चलो बहुत बढ़िया, आया समझ में? तो फ्लोरीन एक्सप्लोसिव, आयोडीन रिवर्सिबल, इतना ज्यादा रेट में डिफरेंस है। तो आयोडीनेशन आप करा लो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में, जैसे HiO3 HiO4 ये वगैरह वगैरह, जिससे कि आप HI को हटा सकते हो, जिससे रिएक्शन और ज्यादा आगे चला जाएगा। ठीक है भाई। अब अगर मैं हाइड्रोजन एटम की बात करूं, बेसिकली कार्बन एटम होना चाहिए यहां पे, कार्बन एटम। हाइड्रोजन एटम से मेरा मतलब है कि 1 डिग्री ज्यादा रिएक्ट करेगा कि 2 डिग्री की 3 डिग्री। तो आपको पता है कि फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी उतनी ही ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगी। तो टर्शरी कार्बन में +I 3 ग्रुप से लगता है तो स्टेबिलिटी ज्यादा। टर्शरी फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी, इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी। ठीक है, तो कार्बन फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट यहां पे होता है। तो आंसर मेरा किससे जाएगा? फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी से जाएगा। तो जैसे आपको पूछा जा रहा है कि आपको एक रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक है, इस पे आपको आपका ब्रोमिनेशन करवाना है। तो जहां जहां पे भी फ्री रेडिकल बन सकता है वहां वहां पे ब्रोमिनेशन होगा। तो A पे फ्री रेडिकल बन सकता है, B पे बन सकता है और C पे बन सकता है। जो फ्री रेडिकल जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसी का अमाउंट उतना ज्यादा स्टेबल होगा, फ्री रेडिकल बनना वहीं पे पसंद करेगा। तो A में रेजोनेंस हो रहा है, ओनली रेजोनेंस, B में रेजो हो रहा है, प्लस I लग रहा है, और C में तो कुछ भी नहीं है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल तो कौन हो जाएगा? B वाला फ्री रेडिकल हो जाएगा। फिर कौन हो जाएगा? A वाला हो जाएगा। और फिर कौन हो जाएगा? C वाला हो जाएगा। तो A में प्रोडक्ट ये बनेगा, B में प्रोडक्ट ये बनेगा, C में प्रोडक्ट ये बनेगा। B का फ्री रेडिकल क्योंकि सबसे ज्यादा स्टेबल है, फिर उसके बाद A, उसके बाद C, तो प्रोडक्ट की यील्ड का ऑर्डर हो जाएगा B मोर देन A मोर देन C। ठीक है, चलें आगे। चलो, नाइट्रेशन।
भाई हम नाइट्रेशन करें उसके पहले आपको एक और चीज बता देता हूं जो हमने यहां पे अभी नहीं पढ़ी है। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको ये ऐसा कुछ प्रोडक्ट दे दिया जाएगा और उस पर बोला जाएगा कि यार HNU की प्रेजेंस में Cl2 है, आपके नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बता दो मोनोक्लोरिनेटेड। ये मैंने अभी इसलिए नहीं कराया है क्योंकि अभी तक हमने ऑप्टिकल का रिवीजन नहीं किया है। ऑप्टिकल का रिवीजन करने के बाद जब हम हेलो एल्केन हेलो एरीन पढ़ेंगे तो उसमें फिर मैं आपको ये वाली चीज बता दूंगा, ठीक है। इसलिए ये मत भूलना कि अरे सर ने तो छोड़ दिया, छोड़ा नहीं है, याद है, ठीक है ना। अच्छा इससे पहले एक चीज और याद है यार जो अपन ने पीछे नहीं करी थी, वो भी मैं आपको बता देता हूं। वुड्स रिएक्शन में अगर आपके पास कुछ ऐसा एल्काइल हैलाइड हो, ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट वुड्स रिएक्शन। अभी ये नाइट्रेशन वाइट्रेशन को अपन हटा देते हैं यहां से, अभी वुड्स रिएक्शन की बात कर रहे हैं। जब अगर मैं इस पे वुड्स रिएक्शन कराऊंगा, यहां पे सोडियम मेटल डालूंगा तो ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा, दिस विल नॉट बी मेड, ठीक है। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि यहां पे स्टेरिक क्राउडिंग है। ये दोनों को फ्री रेडिकल बनाकर जब आप जोड़ोगे तो ये दोनों नहीं जुड़ेंगे। इसके बजाय यहां पे क्या होता है कि यू विल गेट टू प्रोडक्ट्स, जहां पे एक तो डबल बॉन्डेड है और एक सिंपल ये ही है। होता क्या है, ये Cl जाएगा तो फ्री रेडिकल छोड़ के जाएगा। अब ये फ्री रेडिकल क्या करेगा, इस वाले H को जबरदस्ती करके होमोलिटिक क्लीवेज करा के बाहर भेज देगा, जिससे मेरा क्या बनेगा, यहां पे भी फ्री रेडिकल, यहां पे भी फ्री रेडिकल, प्लस जो दूसरा वाला है उसके साथ तो ये जाके मिल जाएगा, मतलब यहां पे भी तो एक और कंपाउंड होगा, यहां पे इस H के पास रेडिकल है तो ये दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास बन जाएगा एक तो ये H यहां पे और ये दोनों फ्री रेडिकल आपस में ज्वाइन हो जाएंगे तो मेरा यहां पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो जब 3 डिग्री के केस में हम वुड्स कराते हैं तो डिस्प्रपोर्शनेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? डिस्प्रपोर्शनेशन हो जाता है 3 डिग्री के केस में वुड्स कराने पर, ठीक है। मेरे को अभी जस्ट याद आया जब हम 3 डिग्री की बात कर रहे थे कि यार ये वहां पे बताना मैं भूल गया था, ठीक है भाई। चलें आगे, नाइट्रेशन करा लेते हैं। इसमें हम बिल्कुल टाइम एक्स्ट्रा डिवोट नहीं करेंगे, ये एग्जैक्टली किसके जैसा होता है, हेलोजनेशन के जैसा होता है। बस आप इस केस में हेलोजन की जगह NO2 लगा देते हो। तो RH प्लस HNO3 का जब हम रिएक्शन कराते हैं 400-500 डिग्री सेल्सियस पर, ये भी लोन पेयर वाला है, ये भी लोन पेयर वाला है, दोनों में रिपल्शन लगेगा तो यहां पे होमोलिटिक क्लीवेज हो जाएगा, तो OH डॉट NO2 डॉट बनेगा, बाकी सब कुछ सेम है, पानी बाहर और मेरा बन जाएगा RNO2 प्लस H2O, ठीक है, क्लियर। जैसे अगर हम एग्जांपल देखें तो जब मैं इसका कराऊंगा तो यहां पे ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट्स बनते हैं, मतलब इस अकेले के साथ भी मतलब नाइट्रेशन होगा, HNO2 लगेगा, इसके अलावा फिर यहां पे ये पूरे के साथ भी मेरा नाइट्रेशन होगा, तो 2 प्रोडक्ट बनेंगे CH3CH2NO2 प्लस CH3NO2 प्लस H2O, ठीक है। इसके साथ कराऊंगा तो और ज्यादा प्रोडक्ट बनेंगे, मीथेन वाला भी बनेगा, फिर इथेन वाला भी बनेगा और फिर प्रोपेन वाला भी बनेगा। और प्रोपेन के केस में 2 पॉसिबिलिटी है, यहां तो यहां पे NO2 जुड़ जाए या फिर यहां पे NO2 जुड़ जाए, ठीक है। सो ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट्स, 4 पॉसिबिलिटी है, 1 नाइट्रोप्रोपेन, ठीक है, 2 नाइट्रोप्रोपेन, नाइट्रो इथेन एंड नाइट्रोमीथेन। 1 नाइट्रोप्रोपेन का मतलब हो गया ये वाला, सॉरी ये तो 1 नाइट्रोप्रोपेन है, क्या कर रहा हूं मैं, NO2, ये 1 नाइट्रोप्रोपेन हो गया, ठीक है। 2 नाइट्रोप्रोपेन की अगर बात करूं तो ये हो गया नाइट्रोइथेन, ये हो गया, और नाइट्रोमीथेन ये अपना हो गया, ठीक है। सबसे ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल कौन सा होगा, ये वाला होगा, क्यों, क्योंकि 2 डिग्री है, तो सबसे ज्यादा प्रोडक्ट किसके करेस्पॉन्डिंग बनेगा, इसके करेस्पॉन्डिंग बनेगा, तो 2 नाइट्रोप्रोपेन सबसे ज्यादा बन रहा है 40%, बाकी सबकी परसेंटेजेस कम है, ठीक है। आगे चले, चलो सल्फोनेशन अगर हम कराते हैं तो सेम वही है, लोन पेयर रिपल्शन है, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और आपका बन जाएगा क्या, आपका बन जाएगा ये वाला प्रोडक्ट SO3H यहां पे जुड़ जाएगा, ठीक है। देखो ये सब एकदम हेलोजनेशन के जैसा है, इसलिए हम सिर्फ एक बार ये देख रहे हैं ताकि हमारी मेमोरी में याद रहेगा, बाकी यहां पे कुछ भी नया नहीं है, ठीक है। 2 मिथाइल प्रोपेन 2 सल्फोनिक एसिड यहां पे आपका बन गया, 1 2 3, IUPAC के बेसिक्स। आइसोमराइजेशन, अब हम बात कर रहे हैं आपकी जिंदगी और मेरी जिंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है पेट्रोल, उसकी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा यूज आने वाला एल्केन्स का रिएक्शन जो है आइसोमराइजेशन, उसकी क्या होता है कि आप जब भी पेट्रोल बनाते हो तो आप एक ऐसा एल्केन चाहते हो
जो ज्यादा वोलेटाइल हो, जो जल्दी से उड़ जाए आग लगने पर, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ऑक्टेन वैल्यू। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की ऑक्टेन वैल्यू की बात की जाती है, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी मतलब आप कैसे उड़ सकते हो, कितना आसानी से, ठीक है। अब जरा समझना इस रिएक्शन को बहुत प्रेम मोहब्बत से। एन ब्यूटेन को जब मैं रिएक्शन कराऊंगा AlCl3 प्लस HCl, ये मेरा आइसोमराइजेशन एजेंट है, जैसे शील्ड के एजेंट होते हैं ना, मार्वल अगर आप फैन है तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो ये मेरा बना देगा इसका आइसोमर, ठीक है, क्या बना देगा ये मेरा आइसोमर। चेन आइसोमर हैं ये दोनों एक दूसरे के, इसका नाम क्या हो जाएगा आइसोब्यूटेन। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जितना ज्यादा आप स्फेरिकल के पास जाओगे, जितनी ज्यादा साइड चेन्स होंगी, बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम होता जाएगा, और बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉलेटिलिटी। जितना कम बॉइलिंग पॉइंट, वॉलेटिलिटी उतनी ज्यादा। तो मैं जितना ज्यादा आइसोमेराइजेशन कराता जाऊंगा, बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाएगा। जैसे जैसे बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाएगा, ऑक्टेन वैल्यू बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे ऑक्टेन वैल्यू बढ़ती जाएगी, पेट्रोलियम पदार्थ की क्वालिटी बढ़ती जाएगी। इतना सिंपल है। सो आइसोमराइजेशन लीड्स टू बेटर क्वालिटी पेट्रोलियम प्रोडक्ट, इसलिए ये पेट्रोल इंडस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सिमिलरली अगर मैं इसका आइसोमराइजेशन कराऊंगा तो ये CH3 उठ के बीच वाले कार्बन पे जा सकता है, और मेरा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, मेरा प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। आइसोमराइजेशन भी हो गया। एक लास्ट रिएक्शन बची है एरोमेटाइजेशन वाली, जिसको भी देख लेते हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। वो होता क्या है कि जब मैं नॉर्मल हेक्सेन लेता हूं, ठीक है, 500 डिग्री सेल्सियस पर कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, हम नॉर्मल हेक्सेन बना रहे हैं। कैटलिस्ट कौन सा होता है, कैटलिस्ट अपना होता है ये वाला Al2O3 या Cr2O3। तो ये कुछ इस तरीके से अपने आप रिंग में कन्वर्ट हो जाता है 500 डिग्री सेल्सियस पर, और फिर यहां से हाइड्रोजन निकल के ये एरोमेटिक हो जाता है, क्योंकि एरोमेटिक की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। सो बेसिकली नॉर्मल हेक्सेन से जब आप Al2O3 Cr2O3 की प्रेजेंस में 500 डिग्री सेल्सियस पर आप इसको हीट करते हो, तो एक नॉर्मल एलिफेटिक कंपाउंड, जो चेन वाले कंपाउंड होते हैं ना, नॉन रिंग वाले, उनको एलिफेटिक बोला जाता है, वो एक एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो एरोमेटिक कंपाउंड बनाने का बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। नॉर्मल हेक्सेन से मैंने बेंजीन बना लिया, नॉर्मल हेक्सेन से बेंजीन का यहां पे फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। चलिए अब मान लो अगर मैंने ये वाला कंपाउंड यूज किया है, तो इस वाले पार्ट से तो बेंजीन बन जाएगा, ठीक है, और ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन कुछ इस तरीके से, जब एन ऑक्टेन पे हम रिएक्शन करवाते हैं Cr2O3 Al2O3 की प्रेजेंस में 500 डिग्री सेल्सियस पर, तो मेरा ऑर्थोजाइलीन बन जाता है, ओजाइलीन इसको बोला जाता है। टोलुइन, अगर मैं इसको अभी हटा दूं तो बाकी मेरा प्रोडक्ट बचा हुआ क्या है, टोलुइन। तो CH3 के ऑर्थो पे कौन लगा दिया, CH3। ये कंपाउंड क्या होता है, ऑर्थोजाइलीन। मेटा पे लगा होता तो मेटाजाइलीन, पैरा पे लगा होता तो पैराजाइलीन। ये इंपॉर्टेंट कॉमन नेम है, कई बार दस्तक दे चुका है हर तरह के एग्जाम्स में। तो जाइलीन क्या है पता होना चाहिए है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा एल्केन का जो रिवीजन है वो होता है समाप्त। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। इसका माइंड मैप भी आपको मिलेगा, वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उससे डाउनलोड कर सकते हो। उसको प्रिंट करवा के दीवार पे चिपका लो, थोड़े दिन देखो, कॉपी में रखो, सब कुछ याद हो जाएगा। बहुत मेहनत से हम यार ये सारी चीजें कर रहे हैं। वीडियो को लाइक जरूर करना है, सारे दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करना है, ठीक है।